नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिंपली इन्फ्लेशन के कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन की टर्म की बात करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ आ चुका हूँ। ओके, सिंपली इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट करता है महंगाई को। ओके, महंगाई जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आज कोई भी चीज़ यदि 100 रुपये की है तो आगे आने वाले टाइम में वो 105 की 110 की हो जाती है। मीन्स आगे आने वाले साल में वो 105 की हो जाती है। तो यहाँ पे जो महंगाई का दर है वो 5 रुपये है। ओके, मीन्स 5% है। ओके, अभी इन्फ्लेशन सिंपली रिप्रेजेंट करता है महंगाई को, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद टाइम। जैसे कि आपको पता है, आज कोई भी चीज़ यदि 100 रुपये में मिल रही है तो आज से ठीक 1 से या 2 साल बाद उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। मीन्स उस चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए कि आज 1 किलो एप्पल हमें 100 रुपये की मिल रही है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो 105 रुपये की मिले या 110 रुपये की मिले। ओके, एंड रिडक्शन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम। बेसिकली आज हम 100 रुपये में 1 किलो एप्पल खरीद पा रहे हैं, बट आने वाले 1 साल में हम 100 रुपये में 1 किलो एप्पल नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि तब उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। देयरफॉर हमारी जो परचेजिंग पावर है, पैसे की, जो हमारे पैसे की परचेजिंग पावर, वो कम हो चुकी है ओवर टाइम, विद टाइम। ओके, अभी ये मैं आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ओके, अभी आज डेट है इतनी एंड जो अभी करंट इन्फ्लेशन रेट है वो इतना है। ओके, 4.25%। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ में हम देखेंगे। उसके बाद मेजर कैसे करते हैं इन्फ्लेशन को, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो जिन इंडेक्स के थ्रू हम मेजर करते हैं, बेसिकली 2 मेजर इंडेक्स हैं, CPI एंड WPI, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एंड इनके बेसिकली इम्पैक्ट क्या होते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन को हम बीट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन्फ्लेशन विद एग्जाम्पल में आ जाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इन्फ्लेशन जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपली महंगाई को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद टाइम। ओके, बेसिकली इन्फ्लेशन रेट यदि हम 5% सपोज करके चलें कि 5% इन्फ्लेशन का रेट है, तो आज 1 किलो एप्पल हमें 100 रुपये की मिल रही है। तो आगे आने वाले 1 साल बाद, मीन्स 1 साल बाद हमें वही 1 किलो एप्पल 105 रुपये की मिलेगी, एंड आगे आने वाले 2 साल में हमें वही एप्पल 110.25 रुपये की मिलेगी। ओके, तो ये 5% क्या है, बेसिकली 5% की 5% के दर से महंगाई बढ़ रही है। मीन्स 5% के रेट से इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है। ओके, इन्फ्लेशन रेट अभी मान लीजिए कि अभी 23 चल रहा है, तो 23 में 1 किलो एप्पल लेने के लिए हमें टोटल 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, बट आफ्टर 1 ईयर हमें 105 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, जो कि सिंपली डिनोट करता है कि 5% इन्फ्लेशन का रेट है। ओके, एंड रिडक्शन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम। ये बेसिकली क्या है, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परचेजिंग पावर ऑफ 100 रुपीज़ ऑन 2023, मीन्स 2023 में हम 100 रुपीज़ से 1 किलो एप्पल लेके आ सकते हैं, बट वही परचेजिंग पावर 100 रुपीज़ ऑन 2024 कांट बाय। ओके, बेसिकली क्या है कि 100 रुपीज़ का हम 2023 में तो एप्पल ले आए 1 kg, बट हम 24 में यदि लेने जाएंगे तो हमें 5 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो सिंपली डिनोट करते हैं कि जो 100 रुपीज़ की वैल्यू वो डाउनग्रेड हो चुकी है। किसके चलते, महंगाई के चलते, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, हमारे पास पैसा उतना ही है, तो हम जो चीज़ें जो हम पहले लेके आते थे वो अभी नहीं लेके आ पाएंगे। ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजमेंट को। ओके, हैंस द पावर ऑफ मनी रिड्यूस्ड ओवर ए ईयर। 1 साल में हमारे जो पैसे की पावर वो कम हो चुकी है, क्योंकि हम वही सेम एप्पल बाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज द 100 रुपीज़ कैन बाई 100 रुपीज़ थिंग ऑन 2023। पहले तो हम 100 रुपये की चीज़ खरीद लेते थे जो कि 1 किलो एप्पल थे, बट ड्यूरिंग 24 द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ गेट डाउनग्रेडेड बिकॉज द थिंग नाउ कॉस्ट 5 रुपीज़ मोर। यहाँ पे हमें यही एप्पल खरीदने के लिए 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, मीन्स 105 रुपये देने पड़ेंगे। तो यदि हम देखें तो जो 24 के 105 रुपये हैं और जो 23 के 100 रुपीज़ हैं, ये दोनों इक्वल हुए। ओके, तो ये आपस में इक्वल हुए, तो जो परचेजिंग पावर वो क्या हुई है 24 में, ये बेसिकली हमारी जो पैसे की पावर वो डिक्रीज हो गई है 24 में यदि हम देखें तो। ओके, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया। अभी इसको मेजर करने के क्या तरीके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 मेजर इंडेक्स हैं जिनके थ्रू हम इन्फ्लेशन डाटा को मेजर किया जाता है, CPI एंड WPI, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कितने परसेंटेज चेंज होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कितने परसेंटेज चेंज होता है ओवर टाइम, उसके रेट को इन्फ्लेशन कहते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। ओके,
सबसे पहले जो दो मेजर इंडेक्स हैं वो कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई में क्या होता है, मेजरिंग द प्राइस चेंज ऑफ ए बास्केट। यहाँ पे जो बास्केट वो सिंपली रिप्रेजेंट करता है कुछ सेट ऑफ मैं यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कुछ सेट ऑफ सर्विसेज को और सेट ऑफ गुड्स को। यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्टेशन आ गया, उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल आ गया। मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लोथिंग आ गया, उसके बाद हाउसिंग आ गया एंड इलेक्ट्रिसिटी आ गया एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें और आती है। सपोज करिए कि इन चारों चीज़ों का हमें 2023 में जो बिल आता था वो आता था 1000 रुपीज़। बट 24 में जो इनका बिल आ रहा है वो आ रहा है 1100 रुपीज़। बेसिकली ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये हुआ 10% इंक्रीज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना, वो 10% है। 10% पर ईयर है इन्फ्लेशन रेट, बेसिकली ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। बट यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो 24 से जो 24 का इन्फ्लेशन रेट और 10% निकल गया था, अभी तक 24 आया नहीं है। जस्ट मैं ये रफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। Which consist goods and services that an Indian consumer consume on daily basis। बेसिकली यहाँ पे CPI के अंदर जो CPI मेजर किया जाता है, CPI का इन्फ्लेशन डाटा मेजर किया जाता है, उसके अंदर हम ऐसी चीज़ों के प्राइस की मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं जो कि डेली बेसिस की सर्विसेज और गुड्स हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, क्लोथिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे फूड भी आता है, हाउसिंग हो गया। तो बेसिकली ऐसी जो डेली चीज़ें हैं, जो डे टू डे बेसिस की चीज़ें, उनके प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। 23 में उनका प्राइस कितना था, 24 में उनका प्राइस कितना है एंड जो 23 में प्राइस था वो प्राइस से कितना चेंज 24 में हुआ है, उस चेंज और परसेंटेज को हम बेसिकली CPI इन्फ्लेशन डाटा बोलते हैं। इट्स कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग टू ए बेस ईयर। ये बेसिकली ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रूरल का CPI डेटा अलग कैलकुलेट होता है, अर्बन का CPI डेटा अलग कैलकुलेट होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं एंड इन दोनों की बाद में एक एवरेज निकलती है जिसको हम कंबाइंड बोलते हैं। अभी हम WPI के बारे में डिस्कस करेंगे। CPI में बेसिकली क्या था, कंज्यूमर लेवल पे ये हम मेजर कर रहे थे, बेसिकली कंज्यूमर लेवल पे। क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, जो एक इंडियन कंज्यूमर होता है, ये डेली लाइफ के इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है, जिसके चलते कि हम इनके प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, मीन्स कितना परसेंटेज इनमें चेंज हुआ है ईयरली बेसिस पे। WPI में क्या होगा, मेजरिंग द प्राइस चेंज ऑफ गुड्स एट होलसेल स्टेज। बेसिकली होलसेल स्टेज रिप्रेजेंट करता है जब भी हम कोई बंच में क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट्स की सेल करते हैं या बाई करते हैं। गुड्स आर सोल्ड इन बल्क बेसिकली बंच। बाइंग और सेलिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इतनी बड़ी क्वांटिटी यदि हम इंडिविजुअल इतना तो कोई लेता नहीं है, बट जो एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज होती हैं, जो भी कॉरपोरेशन होती है, यदि किसी भी एक कंपनी को उनका कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा शुगर बल्क में बेच रही है कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को, तो उसका जो ईयरली स्टार्टेड रेट था वो था 1000। ईयर के स्टार्टिंग में मान लीजिए कि कोई भी फर्स्ट डील हुई जिसमें कि 1000 रुपीज़ में बहुत सारी शुगर ए कंपनी ने बी कंपनी को बेची। सेम वही कंपनी ईयर के एंडिंग में ए कंपनी बी कंपनी को उतनी ही क्वांटिटी में शुगर बेचती है, ए कंपनी बी कंपनी को बेचती है। तो इन दोनों का यदि हम निकालेंगे तो जो निकल के आएगा वो 10% इन्फ्लेशन डाटा इंक्रीज हुआ है किसके अंदर, WPI के अंदर। अभी CPI का डाटा अलग कैलकुलेट किया जाता है, WPI का डाटा अलग कैलकुलेट किया जाता है। जो बेसिकली मेन डाटा होता है वो CPI का होता है। बेसिकली कंज्यूमर का होता है, तो इसीलिए इसको मेन माना जाता है। एंड जो न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि इन्फ्लेशन कितना % से इंक्रीज हुआ, वो CPI के बेसिस पे ही दिखाया जाता है, या CPI का डाटा ही मेन न्यूज़ में आता है। आगे चलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसको पब्लिश कौन करता है इंडिया में इसको पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर्स, और यहाँ पे MOSPI। इसकी फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं है, गूगल कर लेना। यहाँ पे जो अभी हम बास्केट की बात कर रहे थे, बेसिकली ये जो बास्केट की बात की थी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फूड बेवरेजेस आ गया, क्लोथिंग आ गया, उसके बाद लाइट फ्यूल आ गया, हाउसिंग हो गया, रिक्रिएशन हो गया। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो कि डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। इनके प्राइस फ्लैक्चुएशन को हम मॉनिटर करते हैं, एंड जितना भी प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, जितने भी परसेंटेज प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, उसको उस रेट को हम CPI इन्फ्लेशन डाटा बोलते हैं।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 2 to 9, ये ध्यान रखना, नंबर आइटम्स इनटू कंसिडरेशन। ओके, बेसिकली 2 to 9 टोटल आइटम्स के प्राइस को हम मॉनिटर करते हैं, प्राइस को मेजर करते हैं कि एक ईयरली बेसिस पे उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया, उन सारों का एवरेज निकाल के जितना भी आता है उसको सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा बोलते हैं। सपोज करिए 5% आ गया तो 5% इन्फ्लेशन डाटा मीन्स 5% के दर से महंगाई बढ़ रही है। ये हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे लागू ना हो एंड कुछ प्रोडक्ट्स पे लागू हो जाए। मान लीजिए कि आज कोई भी मीन्स हम कोई भी चीज़ परचेज करने जाएं तो 100 रुपये की यदि हम ओनियन परचेज करने जाएं 1 किलो तो हमें मिल जाएंगे। आगे वाले साल में ये जरूरी नहीं है कि उसका प्राइस 105 ही हो जाना है, उसका प्राइस में भी 100 ही रह सकता है, बट ये 5% इन्फ्लेशन एक एवरेज नंबर है। ओके, मीन्स एक एवरेज निकाला जाता है सारे के सारे आइटम्स की। जरूरी नहीं है कि उसमें ज़्यादा, कुछ आइटम्स हो सकते हैं कि उनमें महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, कुछ आइटम्स हो सकते हैं जिनमें महंगाई कम बढ़ी हो, कुछ आइटम्स हो सकते हैं जिनमें महंगाई काफ़ी बड़ी ना हो। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिंपली क्या शो करता है, लिविंग कॉस्ट। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का जो इन्फ्लेशन डाटा आएगा वो 5% है। मान लीजिए कि 15% आ गया तो 15% जैसे ही आएगा, 15% आने से क्या होगा, बेसिकली ये पता चल जाएगा कि जो महंगाई की दर है वो कितने परसेंट ईयर टू ईयर बेसिस पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि लिविंग कॉस्ट कितनी है। बेसिकली हम पहले यहाँ पे 1000 रुपया खर्चा कर रहे थे, तो आगे आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे यदि 5000 रुपये खर्चा करना पड़ता है तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा, इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि जो लिविंग की कॉस्ट है वो भी बढ़ चुकी है। परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पे हमें परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर से पता चलता है कि अभी इन्फ्लेशन 5% है जो कि एक बेस नंबर है, तो 5% से यदि हम इसको बढ़ा के 15% कर दे तो जो हमारी परचेजिंग पावर वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले कम महंगाई बढ़ती थी। अभी यदि ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी तो हम जो परचेज करेंगे, जो भी सर्विसेज परचेज करेंगे या जो भी चीज़ें लेके आएंगे वो कम लेके आएंगे। ओके, तो ये दिखाता है कि परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ आईएनआर, बेसिकली आईएनआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी हम डिस्कस करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को। ओके, तो इसको पब्लिश करता है एमओसीआई, इसकी फुल फॉर्म भी मुझे नहीं पता, गूगल कर लेना। कंसिस्ट इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे एक बास्केट आती थी जो कि बास्केट में ये सारे प्रोडक्ट्स आते थे। अभी देखेंगे कि WPI में क्या आता है। ओके, यहाँ पे बेसिकली आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें आगे मिनरल्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिनरल्स की डील करता है, क्रूड ऑयल की डील करता है, नेचुरल गैसेज में डील करता है, फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल्स में डील करता है। कोई भी एक पेट्रोलियम कंपनी दूसरी पेट्रोलियम कंपनी को पेट्रोल सेल करती है, पहले ईयर में उसने 1000 रुपीज़ में किया एंड देन 1100 रुपये में किया। बेसिकली 10% इन्फ्लेशन का रेट रिप्रेजेंट करेगा होलसेल प्राइस के अंदर। यहाँ पे बेसिकली इनका भी एक एवरेज निकाल के ही इसका टोटल निकाला जाता है कि इसमें कितना ना इन्फ्लेशन रेट है। ओके, इन तीनों का एवरेज निकलता है। उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आ गया। इसका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है मेजर द प्राइस चेंजेस। बेसिकली जो प्राइस में चेंजेस होते हैं, बेसिकली जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, जो फ्यूल्स या जो डीजल या पेट्रोलियम में किसी भी ईयरली बेसिस पे चेंजेस आते हैं, मिनरल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जो भी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी टू कंपनी जो भी सेल या जो भी डील होती है, ओके, उस डील में जो भी चेंजेस आते हैं, मीन्स पहले तो हमें 1000 रुपये में मिल रहा था, देन हमें 1100 रुपये में मिल रहा है, मीन्स इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है 10%। तो इन सभी का एवरेज निकाल के एक WPI का इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपने कई बार सुना होगा कि रेपो रेट हाइक कर दी है बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी बैंक है, यहाँ पे SBI बैंक हम ले लेते हैं। SBI बैंक को लोन इशू करना है किसी भी कस्टमर को जो कि है 100 CR का। ओके, अभी 100 CR की जो अमाउंट है SBI के पास नहीं है। SBI सिंपली क्या कर सकता है, RBI से लोन उठा सकता है एंड RBI जब इसको लोन देगा तो किस इंटरेस्ट रेट पे देगा, सपोज करिए उसको इंटरेस्ट रेट पे देगा 6.5% इंटरेस्ट रेट पे देगा एंड SBI इस कस्टमर को 11% इंटरेस्ट रेट पे देगा एंड बीच में SBI खुद पैसा कुछ अर्न करेगा। ओके, जो ये इंटरेस्ट रेट है, जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI ने SBI को लोन दिया है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रेपो रेट। ओके, RBI gives loan to bank on a interest rate for a short time that's called repo rate। ये बात ध्यान रखना। ओके, उसके बाद अभी डिस्कस करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। मान लीजिए कोई भी बैंक है, SBI बैंक है, SBI बैंक के पास कुछ फंड्स ज़्यादा हैं, तो SBI बैंक सिंपली क्या कर सकते हैं, SBI बैंक ने लोन्स भी दिए हैं बट उसके पास फिर भी कुछ फंड्स ज़्यादा रहते हैं, तो SBI सिंपली RBI के पास उनके वो फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे SBI RBI के पास उन पैसों को डिपॉजिट करेगा तो RBI उस पर कुछ
इंटरेस्ट रेट एसबीआई को पे करेगा। एंड वो इंटरेस्ट रेट कितना हो सकता है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3.5% इंटरेस्ट रेट आरबीआई एसबीआई को देगा उस पैसे पे जो कि एसबीआई ने डिपॉजिट किया है आरबीआई के पास। तो जो ये 3.5% है इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम बैंक्स ऑन इंटरेस्ट रेट फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। यहाँ पे एक टर्म और होती है CRR और एक SLR, इनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ओके, अभी बेसिकली हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बेसिकली आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को एंड मेन इकोनॉमिक ग्रोथ को। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मनी सप्लाई क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिमांड क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रेपो रेट्स के बारे में बात करते हैं कि रेपो रेट्स यदि इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले मैं कैमरे को हाइड कर देता हूँ ताकि ओवरले ना करे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो हाई रेपो रेट है, यदि हाई रेपो रेट हो गया तो क्या होगा, बैंक गेट लोन एट हायर इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसबीआई को 100 करोड़ रुपए की नीड थी क्योंकि उसके एसबीआई के कस्टमर को लोन देना था। तो ये बेसिकली कहाँ से बोरो करेगा, ये आरबीआई बैंक से बोरो करेगा। और यदि आरबीआई बैंक एसबीआई बैंक को 10% पे इंटरेस्ट पे देगा, बेसिकली आरबीआई ने क्या किया, 10% इंटरेस्ट पे पैसा एसबीआई को दिया, तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई जो कस्टमर है कस्टमर से 15% इंटरेस्ट रेट पे लेगा, मीन्स 15 देगा। ओके, या हो सकता है कि 16% इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा दे जो कस्टमर है जो कि एसबीआई से लोन लेने आया है। हेंस बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट टू यूजर, मीन्स जितना आरबीआई हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बैंक से उतना एसबीआई बैंक चार्ज करेगा उसके कस्टमर से। ओके, तो बेसिकली ये तब भी आपको न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी मार्केट में कि आरबीआई ने रेपो रेट्स को हाइक किया है, तो इसी के चलते होता है। बेसिकली आरबीआई रेपो रेट जब भी हाइक करता है तो बैंकों को महंगी ब्याज दरों पे लोन मिलता है आरबीआई से। एंड जब बैंक को महंगी ब्याज दरों पे लोन मिलेगा तो बैंक कस्टमर को भी महंगी ब्याज दरों पे लोन देगा। ओके, यदि रेपो रेट लो होते हैं तो उसका क्या मतलब है, बैंक गेट लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम एसबीआई। सपोज करिए कि आरबीआई ने बोला कि मैं एसबीआई को लोन दूंगा, जो ये इंटरेस्ट रेट है ये 3% है। ओके, 3% इंटरेस्ट रेट पे 100 करोड़ रुपीस आरबीआई ने एसबीआई को दिए। तो अभी एसबीआई क्या कर सकता है, एसबीआई उनके कस्टमर को कितने परसेंट पे देगा, हो सकता है कि 5% पे दे दे, हो सकता है कि 4% पे दे दे, बाकी का 1% या 2% खुद एसबीआई बैंक यूटिलाइज करेगा, मीन्स एज ए प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है जो कि एसबीआई बैंक से लोन लेना चाहता है, बेसिकली हो सकता है कोई बिजनेस यूजर है, कोई कंपनी, कोई एंटिटी है, तो उनको काफ़ी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। ओके, तो यदि रेपो रेट लो होते हैं तो इसका ये बेनिफिट होता है कि जो एंड यूजर है उसको काफ़ी लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, वेयर लोट ऑफ यूजर कैन अवेल लोन फैसिलिटी एट लोअर इंटरेस्ट रेट विच ट्रिगर हाई मनी सप्लाई। बेसिकली यदि इतने लोअर इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन देने लग गया तो बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, मीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग आएंगे लोन लेने के लिए। एंड जितने ज़्यादा लोन लिए जाएंगे उतनी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। अभी ध्यान देना, मनी सप्लाई यदि मार्केट में बढ़ती है, मनी सप्लाई जैसी मार्केट में बढ़ेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन का, एंड लोन का पैसा खर्च करेंगे लोग, कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करेंगे, मीन्स कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, हो सकता है कि कार बाय कर ली, हाउस बाय कर लिया, जिससे कि डिमांड इंक्रीज होगी। अभी जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनके रेट इंक्रीज हो जाते हैं। रेट इंक्रीज होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो बेसिकली यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ, यदि लो रेपो रेट होते हैं तो लो रेपो रेट से क्या होगा, बैंकों को काफ़ी सस्ती ब्याज दरों पे लोन मिलेगा एंड बैंक उन आगे कस्टमर्स को काफ़ी लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। लोअर इंटरेस्ट रेट होने से काफ़ी ज़्यादा यूज़र लोन ले पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में आएगी। ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में आने से जिन्होंने लोन लिया वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, मीन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे। ज़्यादा एक्सपेंस करने से डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। बेसिकली इसीलिए आरबीआई एक बैलेंस बना के चलता है रेपो रेट्स के बीच में, मीन्स हाई रेपो रेट इतना भी ज़्यादा हाई ना हो और लो रेपो रेट इतना भी ज़्यादा लो ना हो कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मेंटेन्ड बाय आरबीआई। ओके,
टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। कोई भी बैंक है, एसबीआई बैंक है, जब भी उसका पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, आरबीआई इसको एक इंटरेस्ट रेट पे करता है, मान लीजिए कि 3.5% इंटरेस्ट रेट पे करता है। अभी आरबीआई यदि ये बोले कि मैं आपको इंटरेस्ट रेट पे करूंगा 1%, ओके, तो यहाँ पे एसबीआई 1% इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि आरबीआई में पैसा डिपॉजिट किया हुआ उसका। तो एसबीआई क्या प्रेफर करेगा, एसबीआई प्रेफर करेगा कि मैं अपने कस्टमर्स को लोन दे दूं इससे ज़्यादा ब्याज दर पे। हो सकता है कि ये कस्टमर को 4% पे दे दे, 5% पे दे दे, जिससे क्या होगा, मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में। जैसे ही मनी फ्लो इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ओके, तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, आरबीआई को जो रिवर्स रेपो रेट है ना, उसको भी मैनेज करके चलना पड़ता है कि बैंकों को हम ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट पे उनका पैसा अपने पास रखें। ओके, देन आरबीआई यहाँ पे बोलता है कि मैं आपको 4% दूंगा, तो जो एसबीआई के पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा है, एसबीआई उस पैसे को आरबीआई के पास रखेगा 4% इंटरेस्ट रेट अर्न करने के लिए। एंड यहाँ पे जब 4% इंटरेस्ट रेट अर्न करेगा तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उनको लोन नहीं मिल पाएंगे इन ब्याज दरों पे लोन नहीं मिल पाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी। बेसिकली मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगा। डिमांड कम होगा तो बेसिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। ओके, उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम अभी चलते हैं नेक्स्ट उसके ओर। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट उस पर चलता हूँ। अभी इन्फ्लेशन को सिंपली बीट कैसे किया जाता है, एक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है 5%, ओके, और हमने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी एफडी के अंदर, और एफडी में हमारा जो रेट मिल रहा है वो हमें 5% ही मिल रहा है। अभी कोई भी चीज़ है जो कि 23 में मान लीजिए कि 100 रुपये की थी, 24 में वो 105 रुपये की हो गई। ओके, सपोज करिए कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो 4% दे रहा है फिक्स डिपॉजिट पे। जस्ट मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 23 में हमने फिक्स डिपॉजिट में 100 रुपये लगाए और 24 में हमारे 104 रुपये हुए। तो 104 रुपये हुए मीन्स इसकी वैल्यू अब भी कम है। जो करंट इन्फ्लेशन है, करंट इन्फ्लेशन कितना है, 5%, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू अब भी कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इतना % से अपने पैसे को ग्रो करना पड़ेगा कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। मीन्स हमारा पैसा या तो 106 हो जाए या फिर 107 हो जाए, एटलीस्ट 105 हो जाए, ताकि हम इन्फ्लेशन के बराबर तो आ सकें, क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू कम ना हो, हमारे पैसे में वैल्यू ऐड होती जाए। बट यहाँ पे जो एफडी में वैल्यू ऐड हो रही है वो काफ़ी कम हो रही है, वो 4% हो रही है, जिसके चलते हमारा पैसा 104 बन रहा है, बट इन्फ्लेशन ही 5% चल रहा है। मीन्स महंगाई 5% की ब्याज दर से बढ़ रही है पर ईयर, बट हमें अपना जो पैसा है, हमारा पैसा बढ़ रहा है 4% के हिसाब से। तो महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है एक्सेप्ट हमारे पैसे से। ओके, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। मीन्स टू कीप आवर मनी इन वैल्यू विद टाइम। बेसिकली यदि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें कुछ ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि हमें ज़्यादा हायर रिटर्न दे। ओके, एटलीस्ट 5% से ज़्यादा रिटर्न दे, ताकि हमें इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बीट इन्फ्लेशन इज ए गुड वे टू कीप आवर मनी इन वैल्यू। बेसिकली जो ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हायर रिटर्न्स देते हैं, मान लीजिए कि 6-7%, हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर दें। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे 7-8% या 10% तक भी रिटर्न चला जाता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन को हम इजीली बीट कर पाएंगे। ओके, इफ इन्फ्लेशन रेट इज 5% देन द इंटरेस्ट रेट ऑन योर डिपॉजिट शुड बी हायर। अभी जो डिपॉजिट है ये आप कहीं भी कर सकते हो सकता है कि बैंक एफडी में कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डाले हुए हैं, मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, कोई भी जो कंपनीज होती हैं वो आपसे पैसा उधार लेती हैं। बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, बैंक से लोन लेती हैं, एंड कंपनीज क्या कर सकती हैं, किसी भी पर्सन से या किसी भी जो पब्लिक से उनसे भी लोन ले सकते हैं, उनके अगेंस्ट जो कंपनी बॉन्ड्स इशू करती हैं। ओके, बट यहाँ पे जो कंपनी वो एक फिक्स रिटर्न प्रोमिस करती है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सिंपल टर्म में, कोई भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, यहाँ पे एबीसी लिमिटेड ने कोई भी पर्सन ए से पैसा मांगा कि आप मुझे 1 लाख रुपये दे दो और 1 लाख रुपये पे मैं आपको एक फिक्स % रिटर्न दूंगी। तो ये हो सकता है कि 5% हो सकता है, 6% हो सकते हैं। यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स रिटर्न हमें मिलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। ये 10% भी जा सकता है, बहुत सारी जो कंपनीज है वो 11-12% तक देती है। बट यहाँ पे एक इशू आता है, यदि वो कंपनी डूबी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। ओके,
सबसे जो सेकंड ऑप्शन है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो क्या होता है, डेब्ट। मीन्स जो डेब्ट मार्केटिंग या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इसी को डेब्ट मार्केट बोलते हैं। गोल्ड इक्विटी, इक्विटी होता है शेयर मार्केट, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली कुछ पैसा आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा सकते हो, कुछ गोल्ड में लगा सकते हो, कुछ इक्विटी में लगा सकते हो। इसको बोलते हैं ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। बेसिकली इसको डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो आपको रिटर्न आएगा वो 5% से ज़्यादा आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। रियल एस्टेट में आप पैसा लगा सकते हो। रेंटल यील्ड्स मीन्स यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसको प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा देते हो, उसका जो भी रेंट आता है उसको रेंट यील्ड बोलते हैं। उसके बाद रियल एस्टेट ट्रस्टी। देखो, रियल एस्टेट में जाने के लिए हमें पैसा काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो हर कोई जा नहीं सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए होता है। हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट में पड़ती है। ओके, यहाँ पे एक फंक्शनैलिटीज़ और है, रियल एस्टेट ट्रस्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मीन्स कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि रियल एस्टेट में काम करती है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सेम आपको वहाँ पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको ज़्यादा हायर मिलेगा, एक्सेप्ट इन्फ्लेशन जो कि 5%। ओके, इंडियन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है कि आप टाटा मोटर में इन्वेस्ट करो या टाटा पावर में इन्वेस्ट करो। जस्ट टेक रफ एग्जांपल है, तो टाटा पावर 1 साल बाद हो सकता है कि आपको 10% का रिटर्न दे दे, जो कि बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट कर देगा। उसके बाद यूएस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली उनकी करेंसी यूएसडी में है, तो यूएसडी में करेंसी होने से हमें एक बेनिफिट और मिलेगा। जो आईएनआर यूएसडी का जो करेंसी पेयर होता है उसके बीच में जितनी भी फ्लैक्चुएशन है, मीन्स यदि फ्लैक्चुएशन ज़्यादा है, मीन्स यदि जो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे पैसे की वैल्यू वैसे भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि यूएस स्टॉक में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होता, उतने का उतना ही रहता है, तो हमारा जो करेंसी है, करेंसी की वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपको पता है। यदि आपको कुछ ज़्यादा ही तूफानी करना है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफ़ी हायर है, रिस्क भी काफ़ी हायर है। बेसिकली जो प्लेलिस्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली बाइंग और सेलिंग दो टाइप की ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, डाइवर्सिफिकेशन इज ए वे टू कीप योर हार्ट रेट डाउन ड्यूरिंग अप्स एंड डाउन। बेसिकली आपको डाइवर्सिफिकेशन करके चलना चाहिए। यदि आप सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा देते हो, डूब गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। यदि आप किसी भी एक स्पेसिफिक स्टॉक में लगा देते हो, यदि वो स्पेसिफिक स्टॉक में कुछ भी करप्शन निकला, कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट खराब निकली, तो सारा पैसा डूब जाएगा। ओके, बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। कुछ पैसा डेब्ट में, कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा यूएस स्टॉक में, कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। ऐसा करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन इसी चीज़ को बोलते हैं। जैसे कि यदि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अब भी आपका पैसा डूब जाता है तो यूएस स्टॉक और जो बाकी उससे रिटर्न आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, की पॉइंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने इन्फ्लेशन डिस्कस किया, सीपीआई डिस्कस किया, डब्ल्यूपीआई डिस्कस किया, रेपो रेट डिस्कस किया, रिवर्स रेपो रेट डिस्कस किए, सीआरआर फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, एसएलआर फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीआरआर में आपको एक जस्ट रफ एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी बैंक किसी भी कस्टमर से कोई डिपॉजिट लेता है तो उसका कुछ n नंबर ऑफ परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। मान लीजिए कि किसी भी कस्टमर ने डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपए बैंक के पास में, तो 1 लाख में से हो सकता है कि कुछ 4,000 रुपये बैंक को आरबीआई बैंक के पास डिपॉजिट करने पड़ते हैं। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर एक n नंबर ऑफ परसेंटेज होता है कि जो भी डिपॉजिट बैंक के पास आता है उसमें से कुछ अमाउंट बैंक को अपने पास सेव करके रखनी पड़ती है एज ए लॉक फॉर्म में। तो हो सकता है कि ये 10% है, तो जो 1 लाख का 10,000 रुपये वो बैंक अपने पास रखेगा एंड बाकी के 4% आरबीआई को देगा। बाकी के बच्चे जितने भी बचे 86,000 जो रुपीज़ बचे उसको बैंक यूटिलाइज कर सकता है। बेसिकली बैंक कैसे यूटिलाइज करेगा, 86,000 का किसी और को लोन दे देगा हायर इंटरेस्ट रेट पे, बैंक हमें रिटर्न देगा 4% का, किसी और को ये लोन देगा 8% पे, बीच में जो बचा हुआ 4% वो बैंक खुद खाएगा। ओके, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई यदि इंक्रीज होता है तो जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई। तो आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर और काफ़ी ज़्यादा और टर्म्स के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन डिनोट इंक्रीज ऑफ डिमांड। बेसिकली इन्फ्लेशन यदि इंक्रीज होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी तभी तो सप्लाई कम होगी, और डिमांड इंक्रीज है सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। टू मेंटेन इंक्रीज लोन रेट्स, इसको मेंटेन करने के लिए सिंपली आरबीआई क्या करता है, जो लोन रेट्स हैं जो कि बैंक देते हैं उनके कस्टमर्स को, उनको मैनेज करता है। वो कैसे मैनेज करता है, रेपो रेट्स को हाइक करके। रेपो रेट्स हाइक कर देता है, 8% कर दिए तो बैंक को ही 8% पे लोन मिल रहा है, तो बैंक आगे वाले जो बंदे हैं, जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है, उनको 10% या 12% पे देगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बता रहा था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको अब भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
है।